हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएचपी के साथ में माइस्क्यूएल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि हम लोग माइस्क्यूएल को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जब किसी भी वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को जब हम बनाते हैं, खास तौर से मैं यहाँ पे वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, कि जब आप वेबसाइट को बनाते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें फ्रंट एंड, एक होता है उसमें बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है जैसे किसी वेबसाइट को आप क्यों बनाएंगे, किसी वेबसाइट को आप बनाएंगे किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। तो ऑटोमेट करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को मैनेज करेंगे, उसके रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सर्च करेंगे, यही सब तो करेंगे आप। तो जाहिर सी बात है कि उसमें दो बातें आएंगी। एक चीज़ आएगी फ्रंट एंड, मतलब जो यूजर के सामने दिखेगा, और एक आएगा बैक एंड जहाँ पे डेटा जाकर के स्टोर होगा। तो फ्रंट एंड जो यूजर के सामने दिखेगा और बैक एंड का मतलब जहाँ पे डेटा जाके स्टोर होगा। अब डेटा जहाँ पर जाकर के स्टोर होगा, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फ्रंट एंड बनाना है तो फ्रंट एंड बनाने के लिए क्लाइंट साइड, मतलब डिजाइनिंग के पर्पज के लिए हम लोग HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और सर्वर साइड कोड करने के लिए हम लोग PHP चूंकि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे PHP का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी आप JSP वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है बैकएंड डेवलपमेंट की, तो बैकएंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप ये बात कर रहे हैं कि डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो आपको मैं बता दूं कि डेटा ऑरेकल में भी आप स्टोर कर सकते हैं, माइस्क्यूएल में भी कर सकते हैं, SQL सर्वर में भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन PHP सबसे ज़्यादा जो कंपेटिबल है वो कंपेटिबल है माइस्क्यूएल के साथ में। तो ये रिकमेंडेड है कि अगर आप PHP का यूज कर रहे हैं तो आप माइस्क्यूएल को इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। हालांकि कनेक्ट आप ऑरेकल से या किसी और भी डेटाबेस से कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन माइस्क्यूएल के साथ कंपेटिबिलिटी ज़्यादा बेहतर है, उसके साथ ज़्यादा अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब माइस्क्यूएल को आप यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है। तो जैम्प को एक बार आप यहाँ पर ओपन करें। उसके बाद ये शुरुआती दो सर्विसेज ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ये शुरुआती दो सर्विसेज जब आपकी ऑन हो जाए तो आप अपने ब्राउज़र पे जाएं, और ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करें http://localhost के अंदर PHP my admin, ये आप टाइप करें। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे PHP my admin, यहाँ पर माइस्क्यूएल को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक बढ़िया सा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जो माइस्क्यूएल को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बेहतर सा इंटरफेस आपके सामने है। तो यहाँ पर हम लोग, आपको पता है डेटाबेस का बेसिक कंसेप्ट आपको जरूर पता होगा कि डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस बनता है, उसके अंदर टेबल्स बनती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक डेटाबेस बना लेना चाहिए कि अगर आप कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो डेटाबेस आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डेटाबेस, चूँकि मैं ये यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने एक नया डेटाबेस बना लिया यूट्यूब नाम से, या YT नाम से बना लिया, YT, चलिए यूट्यूब, ठीक है। तो YT नाम का जो डेटाबेस बन गया, मैंने यहाँ पे कहा क्रिएट। अब आप देख सकते हैं कि एक डेटाबेस बन गया, किस नाम से, YT नाम से। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो डेटाबेस आपको सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए डेटाबेस का नाम YT यहाँ दिख रहा है, याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर हर काम आप चाहें तो GUI तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर काम को GUI तरीके से मत करिए। हर काम के लिए कमांड लिखिए, क्योंकि आगे चल के प्रोग्रामिंग में आपको कमांड लिखने पड़ेंगे, और कमांड लिखने की आपकी आदत नहीं रहेगी तो आपको फिर होने वाली है दिक्कत। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड से करिए। हालांकि आप क्रिएट टेबल पर भी जाके टेबल बना सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए कमांड प्रीफर करूंगा और मैं वही आपको बताऊँगा, ठीक है। अब रही बात कि कमांड कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि SQL का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किसी भी डेटाबेस से बात करने के लिए ये NC का एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड है, जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में आपकी मदद करता है। इसमें कमांड्स होते हैं, कमांड के थ्रू हम लोग डेटाबेस से बातचीत कर सकते हैं। अब कमांड कितने तरह के होते हैं, कमांड मेनली 4 तरह के होते हैं, DDL, DML, DCL, TCL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का मतलब था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये ब्रॉड कैटेगरीज है। अब एक एक करके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो जैसे आपने कहा DDL, तो DDL का मतलब होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब आप यहाँ पर ये करते हैं कि कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट तो वैसे कई होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँगा कि टेबल को बनाना है, टेबल को
चेंज मॉडिफाई करना है, टेबल को डिलीट करना है, तो वो सारे कमांड्स किस में आते हैं, डीडीएल के अंतर्गत आते हैं। और कमांड कौन कौन से हैं, क्रिएट है, ऑल्टर है, ड्रॉप है। जैसे हमने कहा क्रिएट, तो क्रिएट का मतलब किसी भी टेबल को क्रिएट करना है, और टेबल को क्रिएट करने का कमांड क्या होता है, क्रिएट देन टेबल का नाम, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, साइज एंड सो ऑन। डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो अभी बेसिक के लिए डेटा टाइप हो सकते हैं वैर, कैर, न्यूमेरिक, इंटीजर या डेट। ये डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा यार कि ऐसा करो, एक टेबल बना दो, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और इसके अंदर कॉलम कौन से हैं, पहला है आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है एज, चौथा है एड्रेस, ठीक है। तो आइए इस टेबल को हम लोग बनाते हैं। कैसे इस टेबल को हम लोग बना सकते हैं, अब यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आप लिखिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या दिया आपने, स्टूडेंट। फिर पहले कॉलम का नाम क्या है, पहले कॉलम का नाम है आईडी, ठीक है, या इसको बेहतर होगा एसआईडी कर दें, थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ भी मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, इसको एसआईडी कर दीजिए। तो एसआईडी में मान लीजिए मैंने कहा न्यूमेरिक 5, तो इसका मतलब न्यूमेरिक 5 का मतलब कि 5 डिजिट तक के नंबर मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिक 5 यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर मैंने कहा एस नेम, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ एस नेम, एस एज, SADDR में कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक। तो अब एस नेम ये होगा वैर कैर, वैर कैर का मतलब कि वेरिएबल कैरेक्टर टाइप वैल्यू को लेगा, यहाँ पे आपने कर दिया 60। फिर आपने कहा एस एज, ये क्या होगा, न्यूमेरिक, मैक्सिमम कितनी हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 3 डिजिट का नंबर हो सकता है एज के लिए, तो आपने कर दिया 3। और आपने कर दिया कि SADDR, ठीक है, ये वैर कैर, इसमें एड्रेस रखेंगे तो एड्रेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने कर दिया 80। ये देखिए कमांड आपने लिख दिया। तो अब इस कमांड पे आपने क्या कर दिया, ये कमांड आपके पास हो गया टेबल बनाने का। अब आप कह सकते हैं क्या, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको आपने कर दिया गो। अब ये देखिए टेबल आपके पास बन गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे YT के अंदर स्टूडेंट नाम की एक टेबल बन गई आपके सामने। अगर ये प्रॉपर आ गया यहाँ पर तो ये बन गई, नहीं अगर आएगा तो इसका मतलब है कुछ एरर आई है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल आपने देखा, और हमने इसका जो कमांड लिखा वो कमांड कैसे लिखा हमने, ये कमांड लिखा था क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SID, एस नेम, वैर 60, एस एज और एस एड्रेस, ठीक है। अब आता है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करता है, ऑल्टर कमांड 3 तरह की चीज़ें होती हैं कि ऑल्टर कमांड के अंदर टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। जैसे इस समय टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, SID है, एस नेम है, एस एज है, एस एड्रेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कमांड से इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ये SID डेसिमल 5, एस नेम वैर 60, एस एज डेसिमल 3 और एस एड्रेस वैर 80 यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैंने कहा यार कि कुछ मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो इसके लिए क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज। तो मैंने कहा यार यहाँ पे कोर्स भी ऐड कर दो, तो इसके अंदर मैंने कहा स्टूडेंट के अंदर कोर्स ऐड कर दो। तो अब कोर्स ऐड करने के लिए क्या हम लोग अब क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड चलाएंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, फिर कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज। तो आपने क्या किया, यहाँ पर फिर आप चले जाएं। अभी देखिए इसके अंदर 4 कॉलम है, SID, एस नेम, एस एज, एस एड्रेस, ठीक है। अब आपने कहा यार एक और कॉलम ऐड कर दो, तो आपने कहा कि ऑल्टर टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर क्या करो, ऐड, कॉलम का नाम क्या है, एस कोर्स, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वैर कैर, साइज कितनी होगी, मान लीजिए 40, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, गो, कमांड चल गया प्रॉपर। यहाँ पे देख सकते हैं या ग्रीन कलर का आ गया। अब टेबल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो क्या कर दिया आपने कहा डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो SID, एस नेम, एस एज, अब देखिए एस कोर्स यहाँ पे आ गया, साइज इसकी 40 है, ठीक है। तो ये बात होगी। एक ऑल्टर का आपने देखा, एक ऑल्टर क्या करता है, ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम करता है। अब दूसरा क्या है, मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई कॉलम का क्या मतलब होता है, जैसे यार हमने देखा कि यार एड्रेस में 80 कैरेक्टर में एड्रेस नहीं आ पा रहा है, हमारे एड्रेस की साइज और बड़ी है। मान लीजिए ऐसा कोई सीन है कि हमने कहा यार कम से कम 120 कैरेक्टर होने चाहिए, तो अब हम इसको डिलीट करके फिर से ऐड कर देंगे,
है ना, तो वो तो दिक्कत होगा आपको। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, हमने कहा क्या मॉडिफाई किसको, हमने कहा मॉडिफाई करो किसको, एस एड्रेस को, क्या कर दो इसके अंदर, इसकी साइज वायर कर दो, कितना कर दो 120। आप देखिए आपने कहा गो, ये चल गया आपका। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे आपने कहा डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये आपने किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर ये एस एड्रेस के अंदर साइज कितनी हो गई 120 हो गई, आपने कॉलम को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब अगला जो ये बनता है ऑल्टर टेबल कमांड क्या बनता है, ये कहता है कि किसी भी टेबल को ड्रॉप कर दो। जैसे आपने कहा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। हमने कहा यार किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, तो हमने कहा यार हमने कोर्स फालतू ऐड कर दिया है, कोर्स नहीं रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, ड्रॉप एंड देन कॉलम, फिर कॉलम का नाम क्या है, मान लीजिए हमने कहा कि एस कोर्स को मुझे हटा देना है, SCOURSE इसको हटा देना है, तो आपने कहा क्या गो। ये देखिए ये आपसे कंफर्म कर रहा है, हमने कहा हाँ भाई ठीक है मैं करना चाहता हूँ, कर दिया इसने। अब अगर आप टेबल को देखेंगे, जैसे आपने कहा डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है, अब इसके अंदर से देखिए कोर्स वाला फील्ड हट गई आपकी, आईडी है, एस नेम है, एस एज है और एस एड्रेस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ऐड, नए कॉलम को ऐड करता है, ये मॉडिफाई करता है, ये किसी भी कॉलम को डिलीट करता है। अब तीसरा कमांड जो DDL का है, ये इंपॉर्टेंट कमांड है, कौन सा है, ये है आपका ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है, किसी भी टेबल को डिलीट कर देता है। और याद रखिए कि आपने एक बार किसी टेबल को डिलीट कर दिया तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते, तो आपको क्या कर देना चाहिए, आपको इसको डिलीट कर देना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए हमने कहा यार कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हमने कहा कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, हमने कहा डिलीट कर दो इसको, तो आपने कहा गो। जैसे ही आप गो करेंगे यहाँ पे टेबल क्या हुई आपकी, देखिए ड्रॉप हो गई। और जब ड्रॉप हो गई तो अब देखिए यहाँ पे YT के अंदर कुछ नहीं है और आप उस टेबल को वापस ला भी नहीं सकते। ठीक है, कहने का मतलब कि एक बार आपने टेबल को डिलीट कर दिया तो आप उस टेबल को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों हो गए हमारे कौन से कमांड, ये तीनों हो गए हमारे DDL कमांड, जिसमें है आपका क्रिएट, दूसरा है ऑल्टर और तीसरा है ड्रॉप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में समझते हैं कि किस तरीके से DML स्टेटमेंट काम करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।